ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। आपकी क्लास शुरू करते हैं। आपका कुछ पार्ट ही बच गया है, सम पार्ट इज लेफ्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। बाकी जो आपका टेस्ट दिया था, वेरी गुड, आप सबने बहुत अच्छी कोशिश की। आई विल गिव योर स्कोर्स आफ्टर द क्लास। ओके, सो विल स्टार्ट विद टुडेज क्लास। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन। सो चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स, इसी में इंक्लूड किया है आपका पार्ट 3 नहीं, ये पार्ट 4 है आपका। दिस इज योर पार्ट 4। बट बिफोर दैट, अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सब याद है? कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आई विल नॉट टर्न दिस क्लास इनटू अ क्वेश्चनिंग सेशन। ओ माय गॉड, आई वाज अगेन स्पीकिंग। तो क्लास है आपकी थर्मोडायनेमिक्स की, ये है आपका पार्ट नंबर 4। क्लास के बीच में अगर आपको जैसे मैं रिएक्ट ना करूँ ना तो पता, अब जैसे मैंने आपको बार बार बोल दिया है कि माइक का कुछ प्रॉब्लम है मेरे, कहीं अपने आप ही आवाज़ बंद हो जाती है। तो समटाइम्स इफ आई एम नॉट रिएक्टिंग टू योर वॉइस देन डोंट गेट अंडरस्टैंड। ओके, सो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। थोड़ा मेरा लैपटॉप पुराना है, आई एम यूजिंग एन ओल्ड लैपटॉप ऑफ माइन काफ़ी टाइम से। तो चलो, विल नॉट बॉदर अराउंड। हाँ जी, थर्मोडायनेमिक्स से अभी तक क्या समझे आपकी, क्या हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्या समझते हैं आप थर्मोडायनेमिक्स से? गुड़िया, बेटा पहले आप आंसर दो कि अभी तक क्या कहानी, क्या कोई समरी दो, कोई छोटी सी ना। व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग विद दिस आइडिया ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स? यस मैम। मैम इसमें हीट और वर्क के बारे में बता, इंटर कन्वर्जिंग हीट एंड वर्क और मतलब एनर्जी। केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल जो हो रहे हैं, यस मैम। फिजिकल केमिकल, वहाँ पे जहाँ हीट की इन्वॉल्वमेंट है, वर्क की इन्वॉल्वमेंट है, इसे बोलेंगे फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है, उससे बोलेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब है हीट, डायनेमिक्स का मतलब है मूवमेंट। सोफिया, सोफिया, यस मैम। आर यू एबल टू हियर मी? सुन रहा है? यस मैम। अपने आप ही वॉइस लो हो जाती है इसकी। सोफिया, अच्छा, यू आर एबल यस टू, मैम। आर यू एबल टू हियर मी? हाँ, मुझे बताना कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? मैम जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हाँ, कांस्टेंट। और आइसोकोरिक क्या होता है? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है मैम। वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, ठीक है। यस। आइसोबारिक, क्या मैम? आइसोबारिक, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओके, चलो फिर आज की क्लास फिर शुरू करते हैं। आई विल नॉट टर्न योर क्लास इनटू अ क्वेश्चनिंग सेशन। जो बोल दिया गया है बार बार बोल दिया गया। अच्छा, मुझे ये बात बताना कि दिस थिंग इज नॉट वर्किंग, so my pen tab is not working properly. Just a second, my there is an issue with my pen tab too. आज काफ़ी कुछ ख़राब हो रहा है मेरा। ओके,
गुड गुड. सो ये बताया था वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन. याद रखना आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल. एक आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. आइडियल गैस है ना. आइडियल गैस के लिए कौन सी इक्वेशन लागू हो रही है? PV is equal to nRT. आइडियल गैस के लिए कौन सी इक्वेशन लागू हो रही है? माइनस PV इक्वल टू गुड nRT. यादव. यस मैम. माइनस PV आपका भी माइक काम नहीं इक्वल कर टू रहा. nRT. आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. हाँ आइडियल गैस ही बता दो क्या होता है. मैम ये इमेजिनरी होती है हाँ ठीक है. और इसका वैल्यूम नो डिफिनिट वैल्यूम. हाँ वॉल्यूम बोलते हैं, इसका वैल्यूम नहीं बोलते बेटा. हाँ. कोई नहीं. ठीक है ना. यस मैम. हाँ तो ये था एक एक्सप्रेशन था वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. तो क्या एक्सप्रेशन था उसके लिए, क्या वो थी बताना जरा. अनुष्का आप बताना वो एक्सप्रेशन बताना. वर्क डन फॉर एन आइडियल गैस, वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल. हाँ 2.303 nRT log V1 upon V2. nRT log V2 by V1 माइनस. ठीक है ना. ये याद रखना ln जो है आपका नेचुरल लॉगरिदम है. नेचुरल लॉगरिदम इनटू कोई भी क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनटू x. ये होगा. ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं. एक दिन एक पीडीएफ बना के भेजूंगी जहाँ पे आपको मैथमेटिकल्स की ज़रूरत है. ओके अच्छा इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जो भी कोई भी मतलब तरह की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, कोई भी तरह की जो सारी के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सब्सटेंस के, उसे कहेंगे इंटरनल एनर्जी. ठीक है. और इंटरनल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. हीट एनर्जी जो है एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वहीं आपकी जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था. एंथैल्पी है इट इज़ द हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है. ये वाला आपने जो है याद रखना है आपने. प्लस आपने जो है कई मैथमेटिकल रिलेशंस हैं जैसे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एनर्जी एडेड टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम. बाय द सिस्टम होगा तो वो नेगेटिव होगा. यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा. साइन कन्वेंशंस है ना, उनका बहुत ध्यान रखना. साइन कन्वेंशंस जो हैं दैट आर एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आप जो है उनका ध्यान रखें. जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जैसे करते हैं. इट इज़ अ न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर. एक सिस्टम है मान लो, वो 500 जूल की एनर्जी जो है, 500 जूल की हीट है. एनर्जी हीट चलो एक ही बात है. 500 जूल की हीट है वो ऑब्जर्व कर रहा है. एंड जो है सिस्टम है 500 जूल्स ऑफ हीट को ऑब्जर्व कर रहा है और वो खुद जो है काम कर रहा है इसके लिए. और जो है उसकी तरफ से वर्क लगेगा दैट इज इट इज डज वर्क ऑफ 50 जूल ऑन इट्स सराउंडिंग्स. यह ध्यान रखना यहाँ पे एक सिस्टम जो है खुद काम कर रहा है. तो यहाँ पर इसका क्या साइन होगा? यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Negative. नेगेटिव. बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Negative. हीट और उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है. फिर वो काम भी कर रहा है, उसकी तरफ से कुछ काम भी हो रहा है. वो जो है ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है जिसकी वजह से जो है कुछ एनर्जी उसकी घटेगी. जो है वर्क अपनी तरफ से कर रहा है. कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी का भी अभी आपको बताया था. इंटरनल एनर्जी अब जो है इंटरनल एनर्जी का भी अभी जो बताया मैंने, वर्क हीट एनर्जी जो है एडेड टू द सिस्टम. अब यहाँ पे हीट एनर्जी जो है सिस्टम के अंदर आ रही है, ऐड हो रही है ना. अब जहाँ ऐड हो रही है वहाँ प्लस का साइन लगेगा. अब वर्क डन, अगर वर्क सिस्टम कर रहा है ना, वर्क सिस्टम
वर्क डन ऑन द सिस्टम, सोचो यहाँ पे जो है वर्क सिस्टम के ऊपर किया जाता तब यहाँ पे प्लस लगता, जैसे मैंने आपको अभी बताया। बट यहाँ पे एनर्जी हीट ऑब्जर्व हो रही है तो प्लस क्यू हीट के लिए, और जो है आपका सिस्टम है वो खुद काम कर रहा है, जब खुद काम कर रहा है तो माइनस डब्ल्यू। तो ये वैल्यूज़ हैं, आपने जो है इस एक्सप्रेशन में डाल देंगे क्यू माइनस डब्ल्यू। और आपका फर्स्ट, ठीक है ना, जो आपको प्रॉब्लम बोली थी, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, उसके लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे आपने वैल्यू डालनी है, क्यू तो है आपका पॉजिटिव ही रहेगी उसकी वैल्यू, 500 जूल हीट इसने ऑब्जर्व की। अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे नेगेटिव इसका मैग्नीट्यूड आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क है इज बीइंग डन बाय द सिस्टम, खुद कर रहा है, तो यहाँ पे 50। तो जो है आपने कैलकुलेट कर लेनी है, जो आंसर आया वो दैट इज योर आंसर, जो आपका आ गया। तो साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि कोई न्यूमेरिकल्स भी आपके करवाएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड आपको प्रॉब्लम्स करवाएंगे। आपके ये इंटरनल एनर्जी और ये एंथैल्पी, ये दोनों के दोनों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी स्टेट फंक्शंस है, बार बार बोल दिया गया है। फिर H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, आपने ये भी पढ़ा था, वेयर आर वी, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन माइनस पी डेल्टा बी, वी वर्क डन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन पी डेल्टा बी, ये आपका रिलेशन है, इसको याद रखना। Change in internal energy of a system is equal to the heat added to the system minus the work done by the system. By the system है तो minus, on the system है तो plus, ये बार बार बोल दिया। All heat internal energy है, it is a sum of all kinds of energy associated with the molecular motions. अब आपके एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच का फर्क ये बताया गया है। एंथैल्पी इट इज अ हीट एनर्जी दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोग्रेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हीट एनर्जी है जो लगेगी, जो ऑब्जर्व की जाएगी जब रिएक्शन हो रहा है, ऑब्जर्व होगी और इवॉल्व होगी, वो होगी आपकी एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी जो है इट इज़ दी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक, जो जितनी भी तरह की एनर्जी है जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, उसे बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी के लिए आपका ये एक्सप्रेशन है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, भूलना मत, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ये यानी कि मैंने बोला था ना, जैसे आपके मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकली जो रिएक्शंस है ना, वो अंडर एक कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर होते हैं, जिस वजह से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होती, जिस वजह से जो है वॉल्यूम अगर ऊपर नीचे होगा तो मैकेनिकल वर्क जरूर होगा, वॉल्यूम के चेंज से ही मैकेनिकल वर्क होगा, वॉल्यूम के चेंज से ही मैकेनिकल वर्क होगा, जिस वजह से जो है ये पीवी वाला एक्सप्रेशन जो है इंटरनल एनर्जी के साथ डाला गया। और ये वाली तो आपको पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डिफाइंड एज द एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, यानी कि जो एक हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी सिस्टम और सराउंडिंग्स की। और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है वो एक सिस्टम के अंदर की जितनी एनर्जी है उसकी बात कर रहा है। एंथैल्पी इज इक्वल टू H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। एंथैल्पी हीट ऑब्जर्व की, फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के पिछली बार कुछ एग्जांपल बताए थे आप लोगों को, आपने वो देखे होंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये बात याद रखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होगी उसको नेगेटिव साइन, उसको हीट इवॉल्व्ड इज गिवन पॉजिटिव साइन, लेकिन आपका एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी उसे दिया जाएगा नेगेटिव साइन। लेट मी शो यू दिस बाय डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे है कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले लो, जैसे आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हेबर्स प्रोसेस है आपका, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, सॉरी, है ना। अब यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन में हीट वाला वो डालना चाहते हैं ना, इक्वेशन में, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है एक तरह से, जहाँ पे हीट कंटेंट के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आप हीट कंटेंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अगर इक्वेशन के अंदर ही डालना चाहते हैं ना, तो अगर जहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है यानी कि एक्सोथर्मिक है, तो वहाँ इक्वेशन के अंदर डालेंगे ना, तो जितनी हीट इवॉल्व होगी उसके आगे प्लस साइन लगाना है। लेकिन वो तभी जब आप इक्वेशन के अंदर इसे इंक्लूड कर रहे हैं।
अगर ये इक्वेशन के बाहर है ना, इसको आप डेल्टा एच के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि एनर्जी निकल रही है तो ये इसकी जो है वैल्यू माइनस में होगी, माइनस एक्स जूल्स। ठीक है, हीट इवॉल्व है इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद रखना, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इवॉल्व जो है, जो यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन है इसके बीच में जब आप जहाँ पे प्लस जहाँ पे इंक्लूड करोगे, हीट इवॉल्व इज गिवन पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन जैसे यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अगर आप इसकी चेंज इन एंथैल्पी को दोगे तो नेगेटिव साइन, एंडोथर्मिक का उल्टा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का कोई एग्जांपल बताओगे? पिछली बार बताया था। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हीट मोनोऑक्साइड। इवॉल्व का उल्टा है। हीट इवॉल्व में क्या है, जहाँ पे रिएक्शन होगी ना वहाँ पे आपने हीट जो है केमिकल रिएक्शन के अंदर, वहाँ पे आपने नेगेटिव साइन डालना है, माइनस एक्स जूल्स। जो है आप रिएक्शन लिखोगे ए बी, मान लो जो भी है एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ये ए इज फॉर्मिंग बी, कोई भी ए प्लस बी, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। जैसे मान लो ना एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे हीट एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, रिएक्शन ऐसे हो रहा है, तो आप हीट इवॉल्व, हीट जो है ऑब्जर्व होगी यहाँ पे एंडोथर्मिक में ऑब्जर्व होगी, उसे इक्वेशन में इंक्लूड करेंगे तो माइनस का साइन डालेंगे, और लेकिन उसके एंथैल्पी का लिखेंगे तो बाहर, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा। जो हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर आ रही है ना, वहाँ पे एंथैल्पी के लिए। ये साइन कन्वेंशंस है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बीच का आपका फर्क है। जैसे एग्जांपल्स दिए, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, आइस मेल्ट होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, वहाँ पे आइस जो है हीट ऑब्जर्व कर रही है तो पानी बन रहा है, वही पानी और हीट ऑब्जर्व करेगा तो वो वाटर वेपर्स बनेंगे। फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। कुकिंग ऑफ एन एग, थर्मल क्रैकिंग, ये उन्होंने जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स बताए हैं। जो मैंने केमिकल रिएक्शन जैसे हेबर्स प्रोसेस हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रही है, वाटर बन रहा है, जो है आपके ये वो आपके वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। बताए थे ना पिछली बार कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल, एक्सोथर्मिक है जैसे आपका, अभी तो बता दिया हेबर्स प्रोसेस है। कोई और लिखना चाहें? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस, ये सब के सब आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, यहाँ पे हीट निकल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आप इक्वेशन में डालोगे ना थर्मोकेमिकल, तो यहाँ पे जो है प्लस का साइन लगाना, फिर हीट लिखना जितनी भी है, और उसको डेल्टा एच आपका उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। और एंडोथर्मिक में उल्टा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे है आपका फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, formation of hydrogen iodide, sorry for this poor handwriting, and this decompose, मतलब कि ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है आपका, इसकी decomposition जो है मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस रिक्वायर्स एनर्जी। कार्बन प्लस वाटर, यूजुअली वाटर वेपर्स है, वाटर वेपर्स के कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस। अब यहाँ पे जब आप लिखोगे ना केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में आप हीट जो है ऑब्जर्व की गई है उसे इंक्लूड करोगे तो उसके वहाँ पे माइनस लगाओगे, और जो आपका डेल्टा एच की वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव में आएगी। तो ठीक है, कार्बन प्लस वाटर वेपर्स फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, मर्क्यूरिक ऑक्साइड डिकम्पोजिशन, मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फॉर्म्स हाइड्रोजन आयोडाइड। आयोडीन आपका यूजुअली सॉलिड स्टेट में होता है, सब्लिमेशन करता है, तो यह है आपका आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ गैस, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ विल मूव ऑन फर्दर। अब हाँ, क्या था आपका, और एक चीज़ याद रखना कि चेंज इन एंथैल्पी है ना, कोई भी हमें अब एंथैल्पी चेंज के बारे में पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अब इसका ओरिजिन क्या है? अब वी नो दैट इन केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स जो हैं उनके जो है बॉन्ड जो हैं वो टूटेंगे, आपस के बॉन्ड है वो टूटेंगे और नए बॉन्ड जो है वो बनेंगे।
रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटेंगे, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ना टूटेंगे और जो है यहाँ पे न्यू बॉन्ड्स बनेंगे। कोई किसके साथ बनाएगा न्यू बॉन्ड, कोई किसके साथ बनाएगा, है ना। तो नेट एनर्जी जो चेंज होगा जो नेट एनर्जी चेंज है इस पूरे रिएक्शन में विच इज टेकिंग प्लेस, नेट एनर्जी चेंज, दैट इज डिफाइंड एज योर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. Now it is easier to study the energy changes in gaseous reactions because in solution the solvent molecules may also interact with the reactants and products, and in the solids the particles are so closely packed that interparticle interactions are very significant. ठीक है. अब केमिकल रिएक्शन है जो आपका गैसियस फेस में होगा. केमिकल रिएक्शन है. अब सीधे सीधे बस सीधी सी बात है कि ये याद रखना कि आपका जो चेंज इन एंथैल्पी है उसके लिए एक छोटी सी इक्वेशन है. चेंज इन एंथैल्पी दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स between the molecules of reactant, between the reactants. कितनी एनर्जी लगेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड टू इन द फॉर्मेशन ऑफ द bonds of products. Energy required to break the bonds in the molecules of reactants minus energy released in the formation of to form the product molecules. अब आपको पता ना अट्रैक्शन में एनर्जी जो है रिलीज होती है. अब जब प्रोडक्ट बनेंगे तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा वो वहाँ पे रिलीज होगी, लेकिन तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. अब सोच लो ना कि एनर्जी जो है, अब ये अगर वैल्यू ज़्यादा होगी, एनर्जी जो है बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा लगी, इट इज़ मोर देन दी एनर्जी रिलीज्ड इन बॉन्ड मेकिंग. फिर उसके बाद जो है आपका जो है डेल्टा एच है, इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव में आ जाएगी. अगर ये बड़ा हुआ ना इससे, ये फर्स्ट पैरामीटर जो है तोड़ने के लिए बड़ा हुआ तो दूसरे से जो है अगर रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यानी कि आपका डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा. और डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ, आपका रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, यानी कि आपका रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक हो जाएगा. आपका सिस्टम जो है जहाँ रिएक्शन हो रहा है इट एंड्स अप ऑब्जर्विंग एनर्जी जो है ऑब्जर्व कर लेगा, वो आपका रिएक्शन है, इट एंड्स अप ऑब्जर्विंग एनर्जी. अगर वहीं उल्टा होता है, नेगेटिव होता है, तो रिएक्शन नेगेटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू में चला जाता है, तो आपका रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगा. बस सीधी सी बात है. बस ये आपने याद रखना. चेंज इन एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एनर्जी जो है रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल्स. रिलीज्ड ये बड़ा हुआ ना अगर पहला वाला, तो ये बस आपने ये बात क्लियर हो गई आपको. ये पहला वाला बड़ा हुआ यानी कि आपका सिस्टम एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है. अगर ये यानी कि आपका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा. अगर ये दूसरा बड़ा हुआ ना, एनर्जी रिलीज्ड इन द मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, अगर जो है दूसरा वाला आप जो है ज़्यादा बड़ा हुआ पहले वाले से, देन your value is negative and the system will lose energy, ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. अब आ गए हम अपने हीट कैपेसिटी पे. Heat capacity. What do you mean by heat capacity? What do you mean by heat capacity? Heat capacity क्या होता है? मैम जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए.
हीट कैपेसिटी होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट कि हम एक ऑब्जेक्ट को कोई चीज़ है उसे हमें कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो है 1 डिग्री उसके टेम्परेचर में जो है चेंज आए। उस सब्सटेंस में 1 डिग्री उसके टेम्परेचर में हमें बदलाव लाने के लिए हमें उसे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और इसका SI यूनिट है जूल्स पर केल्विन। हीट कैपेसिटी, हीट दैट इज टू बी सप्लाइड टू अ सब्सटेंस टू इंक्रीज जो है उसका टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई भी सिस्टम है हीट ऑब्जर्व करेगा सराउंडिंग से तो उसका टेम्परेचर जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। हीटली टेम्परेचर बढ़ा, और ये इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड और ट्रांसफर्ड बाय द सराउंडिंग्स। कोई जो हीट एनर्जी है, लेट अस डिनोटेड बाय Q, है ना, एंड जो है ऑब्जर्व करी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेंज। यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, इसलिए हमने डेल्टा लगाया, देयर इज अ टेम्परेचर चेंज। अब हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी कोई भी सिस्टम हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा उसके लिए हमने Q लगा दिया। अब हमें पता है टेम्परेचर चेंज होगा इसकी वजह से, देन दैट इज व्हाई दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट लगा दूँ, जो आपको पता है ना मैथमेटिक्स में ये जो है बेसिक्स जो हैं, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, एंड दिस C डिनोट्स योर हीट कैपेसिटी, this C denotes your heat capacity coefficient that I have written, that this is the heat capacity, and that is C is equal to Q upon delta T, जो है डेल्टा T आप यहाँ पे ले गए, Q ऊपर है, that is why इसका जो है SI यूनिट है जूल्स पर केल्विन, जूल्स पर केल्विन, ये याद रखना है, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू लार्ज होगी ना, C की वैल्यू लार्ज होगी, a given amount of heat observed it causes, because ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये लार्ज होगा तो ये स्मॉल होगा। अब जो है कोई भी सब्सटेंस है उसकी हीट कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा लार्ज होगी ना, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसको बोलोगे कि हमें उसको बहुत ज़्यादा हीट जो है सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि उसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज में उसका बदलाव लाने के लिए, उसमें जो है हमें टेम्परेचर में उसके बदलाव लाने के लिए हमें उसे बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर C की वैल्यू कम होगी तो ये ज़्यादा होगा, C की वैल्यू कम होगी ना, सिंस दे बोथ C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T जो है ना टेम्परेचर चेंज, अगर C की वैल्यू कम होगी यानी कि हमें जो है उस सब्सटेंस को है बहुत कम हीट लगानी पड़ेगी, और जो है बहुत कम हीट में ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज आ जाएगा उस सब्सटेंस के लिए। दिस इज वेल एंड गुड एंड यू नो, एंड SI यूनिट है जूल्स पर केल्विन, जूल्स पर केल्विन, जिसे आप जूल्स पर डिग्री सेल्सियस भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट है मोलर हीट कैपेसिटी, जो आपके सिलेबस में भी है, मोलर हीट कैपेसिटी। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी जिसे हम डिनोट करते हैं CM से, CM, it is the quantity of heat needed to raise the temperature of 1 mole of a substance. And what do you mean by 1 mole? What is the value of 1 mole? What is the value of 1 mole? Sophia. Sophia Hassan. जी मैम, न्यूमेरिकल वैल्यू आप पूछ रही हैं? क्या वैल्यू है 1 मोल की? एक मिनट मुझे लगता है मेरा माइक ऑफ होगा, कई बार बहुत दिक्कत है मुझे ना। हाँ जी आप बोलो, सॉरी फॉर दैट। न्यूमेरिकल वैल्यू हाँ 6.02 into 10 to the power 23। हाँ ठीक है, बढ़िया शाबाश। 1 मोल है। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी है 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के, 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल की बात करें, क्वांटिटी ऑफ हीट, कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के 1 मोल का, 1 मोल के लिए के जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसकी जो है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट लगानी पड़ेगी 1 मोल के जो है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के 1 मोल को
चेंज करने के लिए, उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए बाय 1 डिग्री, 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय C बाय N, जो है N इज द नंबर ऑफ मोल्स, मोलर हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय Cm, ठीक है। अब आगे आपके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, मुझे बताना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। Shit. हाँ, मुस्कान, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगेन मेरा ऑफ ही होगा मेरे ख्याल से, ना मैम 1 ग्राम सब्सटेंस का जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना। हाँ ठीक है, ठीक है, गुड, वेरी गुड, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट needed to raise the temperature of 1 gram of substance वन ग्राम या फिर 1 यूनिट मास, कोई भी ले लो, 1 यूनिट मास, यहाँ पे 1 ग्राम लिया है, 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, 1 डिग्री केल्विन हो सकता है या फिर डिग्री सेल्सियस हो सकता है। हीट एनर्जी जो है, अब इसे कैसे डिनोट करेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय, आपकी जो हीट एनर्जी है, अब यहाँ पे जो है हमने पहले जो एक्सप्रेशन बनाया था आपके हीट कैपेसिटी के लिए, वो था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो है टेम्परेचर चेंज हो जो होगा, दैट इज जो आपके हीट एनर्जी सिस्टम ऑब्जर्व करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है टेम्परेचर चेंज, जिसके लिए हमने ये निकाला था हीट कैपेसिटी। अब हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने यहाँ पे मास इंक्लूड किया, हमने 1 ग्राम को जो है स्पेसिफाई किया है, तो हमें जो है ये 1 ग्राम को भी इस एक्सप्रेशन में डालना पड़ेगा, और ये C को हम CS से डिनोट कर देंगे तब, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो CS लिख देंगे आपका, और साथ में हम जो है डेल्टा T आपका इंक्लूड करेंगे, एंड ऑल्सो इंक्लूड दी मास, यहाँ पे CS इंटू डेल्टा T इंटू M, ये है आपका जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CS, एंड 10 फिर क्या एक्सप्रेशन बन गया, ये जो है CS इज इक्वल टू, दैट इज हीट एनर्जी जो है लगी, ऑब्जर्व हुई, इवॉल्व हुई, कितनी मतलब कि सिस्टम में डालनी पड़ेगी, हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाय द सिस्टम, एंड टेम्परेचर डिफरेंस, जो टेम्परेचर चेंज आएगा, एंड द यूनिट मास जो है ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ये है आपका, छोटी छोटी चीजें हैं ये। अब CP, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। CP एंड CV कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। CP क्या है, सबसे पहले CV की बात करती हूँ मैं, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है आपका। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी जो होगी ना आपकी, मोलर हीट कैपेसिटी, कि कितनी हीट लगानी पड़ेगी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज टेम्परेचर लाने के लिए, टेम्परेचर चेंज लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड यार मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी है, अब जो है मान लो कि जो है हीट एनर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट है ऑब्जर्व हो रही है, तब जब जो है आपका वॉल्यूम का कोई जो चेंज नहीं आ रहा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मोलर हीट कैपेसिटी इट इज डिनोटेड बाय CV, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि आइसोबारिक, आई एम सॉरी, कांस्टेंट प्रेशर पे जो है इसे डिनोट किया जाएगा CP से, ठीक है, CV एंड CP, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू CV एंड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CP। स्पेसिफिक हीट है आपकी, डिनोट की जाती है CS, सबस्क्रिप्ट ऑफ S, ठीक है। CV CP ये आपने है रिलेशन जो है अच्छे से याद रखना है इसे, ये आई हैव आल्सो डिनोटेड दिस, तो ये आपका जो है रिलेशन है, ये बता रहा है कि क्या रिलेशन है, इक्वेशन फॉर हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो है आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, हीट एनर्जी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज डिनोटेड बाय दिस, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिनोटेड बाय दिस डेल्टा H, है ना।
अब आपको पता है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, डेल्टा H इज इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा वी। अब फॉर वन, अब यहाँ पे H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब सोचो n की वैल्यू 1 लगा दी, n की वैल्यू 1 लगा दी हमने, लगा दी 1 मोल, तो पी वी इज इक्वल टू एन, एन आपका 1 आ गया, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, यहाँ पे चेंज नहीं लिया, चेंज वाली वैल्यू अभी नहीं ली इन्होंने, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी ही लिया, तो पी वी की जगह यहाँ पे आर टी इन्होंने फिक्स कर दिया। अब इन्होंने जाके जो है तरकीब लगाई, चेंज किया इसको, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ये जो है इसके अंदर आ गया। अब आपको पता है ये तो आपका कांस्टेंट है, ये थोड़े चेंज होगा, आर जो है आपकी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, तो ये बाहर आएगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। अब इसे यहाँ पे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू अंडरस्टूड दैट। अब सब्सटीट्यूट करी वैल्यू डेल्टा एच और डेल्टा यू की, यहाँ से डेल्टा यू डेल्टा एच, ये जो ऊपर दी गई है ना वैल्यू, ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, सी पी डेल्टा टी माइनस सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी जो है। अब डेल्टा टी आपका कॉमन है, फैक्टर कट गया ये, देन दिस इज द रिलेशन। दिस इज योर रिलेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस, डोंट फॉरगेट दिस। अब ये तो 1 मोल के लिए, अब मान लो कि ये 1 से ज़्यादा मोल के लिए होता ना, तो उसके लिए क्या कैसे डिनोट करते हैं आप, फॉर मोर देन 1 मोल आपको ये है एन आर, आपको बस कुछ नहीं, गैस कांस्टेंट है उसके साथ जो है एन मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपके फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ मोल स्पेसिफाइड है, मोर देन 1, व्हेन एन इज मोर देन 1, तो ये आपने यहाँ पे ये इक्वेशन इस तरीके की हो जाएगी। एंड सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, जब हम जो है सब्सटेंस का सिर्फ 1 मोल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ओके चलो ये हो गया। फिर अब आगे आता है आपका थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, जहाँ पे भी आप आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में तो पता ही है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, आपका जो इट इज द समरी ऑफ अ रिएक्शन, ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन है। कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले, है ना। रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट राइट साइड, ये आपको पता है। अब जो हम मान लो हम उस इक्वेशन में जो है ना हीट एनर्जी का जो चेंज है हम उसे भी इन्वॉल्व कर रहे हैं उस पूरी इक्वेशन में जो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर thermochemical equation, balanced chemical equation that include the physical states of the reactants and products and the energy change, ठीक है। और वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपका डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, है ना, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच है पॉजिटिव आना चाहिए, बार बार बता दिया है। और जो आपके जो डेल्टा एच की वैल्यू है इट इज नॉर्मली गिवन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे दी जाती है, अनलेस एट अ टेम्परेचर, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जहाँ पे टेम्परेचर जो है ना आपका 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन का टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन इनको बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर जो है ये है, ठीक है। चलो अब टिपिकल थर्मोकेमिकल इक्वेशन, हाँ रिएक्शन रिवर्स हो गई तो साइन भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये आगे को बढ़ रहे हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, यहीं पे अगर ये उल्टी रिएक्शन को उल्टी डायरेक्शन को गया तो साइन भी चेंज हो जाएगा, हाँ। और जहाँ पे कॉफिशिएंट्स चेंज हो गए ना वहाँ पे जो है ये इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा आपका डेल्टा एच का, ठीक है। फिर आगे आपके हीट ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी, अब रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो हीट एनर्जी इवॉल्व होगी ऑब्जर्व होगी, दैट इज कॉल्ड योर हीट ऑफ रिएक्शन, जो आपकी एंथैल्पी है। चेंज इन एंथैल्पी दैट अकम्पनीज अ केमिकल रिएक्शन, जो है जो बैलेंस्ड केमिकल, पहले आपका आप अपनी रिएक्शन लिखोगे थर्मोकेमिकल, उसको अच्छे से बैलेंस करोगे, तो वहाँ पे जो चेंज इन एंथैल्पी दैट इज अकम्पनिंग दैट केमिकल रिएक्शन, और दैट इज कॉल्ड योर हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सीधी सी बात है। अभी ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है इसको बहुत से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट्स, रिएक्टेंट का जो फिजिकल स्टेट है और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट है जो है इन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। क्वांटिटी है रिएक्टेंट की, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस ऑफ रिएक्टेंट, कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सब
जो है प्रेशर वॉल्यूम की कंडीशन, ये सब आपके जो रिएक्शन के हीट कंटेंट को जो है दे आर मॉडिफाइंग। ओके, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते यार, चलो क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। बस एक कल लास्ट क्लास आपकी लगेगी, फिर उसके बाद ये चैप्टर मैं ओवर करवाऊंगी आपका, और नेक्स्ट टाइम से आई ट्राई कि आपकी जो क्लास, आपके जो कोई भी चैप्टर है वो जल्दी ख़त्म करवा दूँ मैं। आई नॉट वेस्ट योर टाइम, सो बेयर विद मी फॉर तब तक थोड़ा सा सह लो मुझे तब तक थोड़ा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। You can leave the class now. Thank you, ma'am. Good night, ma'am.